हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग फिर से 2 नवंबर की तैयारी में जो 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसी सिलसिले में आज हम लोग बैंकिंग के चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोगों ने अभी तक मनी चैप्टर नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिएगा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम ये प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और टेलीग्राम तो आई होप सो आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा और आप लोगों को वीडियो जो होगा वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर। और आज हम लोग बैंकिंग चैप्टर को डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बैंकिंग चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि आखिरकार बैंकिंग चैप्टर होता क्या है या फिर बैंक किस तरीके से पैसा इकट्ठा करता है, ये वो सब सारी चीज़ें जो भी इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। लेकिन यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है भाई? दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि भाई पहला चीज़ ये बताइए सर कि जो बैंक होता है वो क्या करता है। पहले ये चीज़ थोड़ा सा हमें समझना ज़रूरी है कि बैंक दो तरीके से काम करता है। या तो पैसे को एक्सेप्ट करता है, जैसे मान लो कि अगर ये बैंक है, क्या है ये बैंक है, तो बैंक या तो एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट, क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट, या फिर उसको क्या करेगा लेंड करेगा। लेंड मतलब कि उसको उधारी पर देगा, लोन के रूप में देगा दूसरे बंदे को, ठीक है। तो मतलब बैंक दो तरीके से परफॉर्म करता है। हाँ सर, ये भी हमने सुना है कि भाई बैंक क्या करता है, बैंक पैसे को लेता है और बैंक फिर उसी पैसे को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आगे जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती है उन लोगों को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक से स्टार्ट करेंगे वो प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय अ कमर्शियल बैंक, कि कमर्शियल बैंक किस तरीके से मनी क्रिएट करता है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो बैंक होता है वो क्या करता है कि पैसे को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद उसको लेंड करता है, एक तरीके से लोन के रूप में देता है। अब जैसे मान लो कि एक नाम है रोहन, एक लड़के का नाम क्या है रोहन। अब रोहन जो क्या है वो बैंक गया, कहाँ गया बैंक गया, वहाँ पर उसने डिपॉजिट कितना करा, डिपॉजिट करा है उसने 500 रुपीज़, ठीक है। यहाँ तक कोई शंका नहीं, क्लियर, ठीक है। अब 500 रुपये उसने डिपॉजिट तो करा है, अब ये 500 रुपये किसके पास गया, बैंक के पास, या फिर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये बैंक के पास गया। अब बैंक ने क्या करा, लोन के रूप में दे दिया। अब देखो बैंक सारा पैसा कभी भी लोन पर नहीं दे सकता है, उसमें कुछ पार्ट उसे इन द सेंस ऑफ सेफ्टी के रूप में रखना पड़ता है अपने पास। अभी इसका जो लॉजिकल टर्म है या जो इकोनॉमिक्स का टर्म है वो मैं आने वाले अभी जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ लोन दिया, अब मान लो कि इसने क्या किया, 400 रुपये का लोन दिया, क्या दिया 400 रुपया, 100 रुपया जो बैंक था वो अपने पास रख लिया, क्या 100 रुपीज़ अपने पास रख लिया इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, क्या रख लिया रिजर्व के रूप में रख लिया। अब रिजर्व के रूप में रख लिया ना, अब जब रिजर्व के रूप में रख लिया तो इसका मतलब क्या है कि ये 400 रुपया अगर मान लो कि ये 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, जनरली देख लेते हैं 10%, ठीक है। तो 400 का 10% क्या हो जाएगा 40 रुपीज़, ठीक है। इसका मतलब क्या कि जब ये बोरोवर इसको पैसा वापस लौटाएगा तो ये कितना लौटाएगा 440 रुपीज़, ठीक है, मतलब 440 रुपीज़। लेकिन इसने डिपॉजिट करा है बैंक में तो ये बैंक भी इससे कुछ ना कुछ देगा रोहन को, है कि नहीं। तो मान लो कि बैंक ने रोहन को 500 प्लस जो मान लो कि इसमें इसको 5% इंटरेस्ट रेट दिया, मतलब क्या प्लस 25 रुपीज़। इसका मतलब जो टोटल लौटाएगा बैंक वो 525। लेकिन अगर जनरल सा सेंस देखें तो यहाँ पर 100 रुपीज़ तो बैंक के पास था ना, 100 रुपीज़, और ये 440 कमाया है। इसका मतलब अगर 100 और प्लस 440 अगर जोड़ा जाए तो कितना हो गया 540 रुपीज़, है कि नहीं। ये बैंक ने कमाया है और बैंक ने दिया कितना 525, कितना दिया 525। अब ये 525 इसका मतलब क्या, कितना ऐड किया, कितना मनी को क्रिएट किया, ये सिंपल तरीका है, ठीक है। अभी जो टेक्निकल टर्म है आई विल टेल यू, ठीक है। तो यहाँ पर 125 मतलब 15 रुपीज़ बैंक ने बनाया है, मतलब एक तरीके से ये प्रॉफिट है किसका, प्रॉफिट है किसका बैंक का, जो बैंक एक तरीके से कमा रहा है बीच में मीडिएटर का काम करके, ठीक है। आई होप सो यहाँ आप लोगों को क्लियर होगा कि किस तरीके से बैंक जो है वो पैसे को एक तरीके से क्रिएट करता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है भाई तो कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो अब हम लोग को ये समझना है कि देखो मैंने दो टर्म लिखा हुआ है कि भाई एक होता है क्या कि प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक, जो बैंक वैसा बैंक जो कि पैसे को क्रिएट करता है। देखो कभी सेंट्रल बैंक जो होता है ना वो कभी भी क्रिएट मनी नहीं करता है। जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है, हमारे देश का अगर इंडिया का सेंट्रल बैंक देखा जाए इंडिया का, वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो अमेरिका का है अगर देखा जाए अमेरिका का, तो फेड रिजर्व या फेडरल बैंक ऐसे लिखेंगे, फेडरल बैंक। हमारा क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अमेरिका का फेडरल रिजर्व। हर एक देश का एक सेंट्रल बैंक होता है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। क्या, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। अभी आरबीआई के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे चलकर, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में जब डिफरेंस पढ़ेंगे ना तब, ठीक है, ये समझना। अब मनी को क्रिएशन किया यहाँ पर, यहाँ तक आई होप सो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि मान लो कि ये प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है सर, आपने लिख रखा है, और सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है। तो प्राइमरी डिपॉजिट वैसा मनी होता है ना जो कि बैंक में डिपॉजिट किया जाता है लोगों के द्वारा। द डिपॉजिटेड मनी, जो शुरुआत में डिपॉजिटेड मनी जो है, जो डिपॉजिटेड मनी होगा उसको हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट के रूप में रखेंगे। जैसे रोहन ने 500 रुपये डिपॉजिट करा था बैंक में जाके, इसका मतलब वो 500 रुपये क्या हो गया, एक तरीके से क्या हो गया, प्राइमरी डिपॉजिट। तो सबसे पहली बार, जैसे वहाँ पर प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी था मनी वाले चैप्टर्स में, तो ये सबसे पहली बार जो बैंक में पैसा जमा होता है ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्राइमरी डिपॉजिट। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई शंका नहीं। जो सेकेंडरी डिपॉजिट है वो क्या है, जो पैसा क्या कर रही है, लेंड कर रही है बैंक मतलब दे रही है ना किसी भी इंसान को लोन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, वो सेकेंडरी डिपॉजिट, मतलब द मनी विच इज लेंट, द डिपॉजिट विच आर लेंट, ठीक है, विच आर लेंट, जो दिया जाता है एक तरीके से, जो पैसा उधारी के रूप में दिया जाता है उसको सेकेंडरी डिपॉजिट। और अगर इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिमांड डिपॉजिट, जो हमारा डिमांड डिपॉजिट निकल जाता है, ठीक है। तो आई होप सो डिमांड डिपॉजिट के बारे में क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे रिजर्व के बारे में। क्या बात कर रहे थे, रिजर्व के बारे में, कि रिजर्व क्या होता है। अब यहाँ समझना कि बैंक जो क्रिएट करता है वो सारा पैसा तो देता नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर मान लो कि 500 रुपया किसी ए इंसान ने जमा करा, तो वो फिर जो किस में, बैंक में जमा करा, जाके ए इंसान ने कहाँ जमा करा, बैंक में जमा करा। अब जो बैंक है वो सारा पैसा नहीं देता है उधारी के रूप में, उधारी में वो 400 रुपया ही दिया था, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। ये पर ध्यान से देखना है इसको। अब 400 रुपीज़ बैंक ने दिया, तो ये जो 100 रुपया जो रखता है ना बैंक अपने पास, 100 रुपीज़ जो इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, के किसके रूप में रख रहा है, रिजर्व के रूप में रख रहा है। तो ये रिजर्व जो रखता है बैंक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और यही इसी रिजर्व के थ्रू एक तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना पैसा बैंक जो है वो बना सकता है। चलिए तो अब सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और सेकेंड टॉपिक है हमारा CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम लोग क्रिएशन ऑफ मनी के बाद देखें तो। देखो CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, और क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि किस तरीके से जो कमर्शियल बैंक होता है वो क्रेडिट को मल्टीप्लाई कर सकता है। अब ये बात, पहली बात ये होना चाहिए कि CRR का मतलब क्या, कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो जो होता है वो क्या होता है, वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में। तो कैश रिजर्व रेशियो वैसा रेशियो ऑफ द मनी होता है जो कि बैंक को, कौन, कमर्शियल बैंक को किसके पास रखना होता है, एक तरीके से आरबीआई के पास, इन द फॉर्म ऑफ कैश। मतलब जो भी डिपॉजिट आया है बैंक के पास, अगर मान लो कि बैंक के पास 500 रुपये आया है, ठीक है, और 500 रुपये में से अगर 10% मान लो कि CRR है, CRR क्या रखा गया है, 10% मान लो, ठीक है। अगर कैश रिजर्व रेशियो, और ये CRR कौन डिटरमाइन करता है भाई, CRR सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करता है। तो यहाँ तक क्लियर कि CRR सर सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करता है, जो कि हमारा RBI होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि कैश रिजर्व रेशियो जो है वो 10% रखा गया, मतलब जो बैंक को है वो 500 रुपये में से 10%, मतलब 50 रुपये किसके पास रखना है, डिपॉजिट टू RBI इन द फॉर्म ऑफ कैश। और किसके फॉर्म में होना चाहिए, कैश के फॉर्म में। क्लियर। इसका मतलब क्या, फर्दर वो कितना पैसा उधारी में दे सकता है या फिर लेंड कर सकता है, वो 450 रुपीज़। यहाँ तक समझ में आया, 10% इसका निकाल लिए।
तो यहाँ पर हम लोग ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझें। अब हम लोग पढ़ते हैं जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा, वो क्या है कि CRR कैन ऑल्सो भी कॉल्ड एज LRR। CRR को हम लोग लीगल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में कहीं आ गया कि डिफाइन LRR, तो आप उसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ठीक है। लीगल रिजर्व रेशियो भी वही होता है कि जो कमर्शियल बैंक को कुछ परसेंटेज जो कि RBI के द्वारा डिटरमाइन किया गया है, वो अमाउंट RBI के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश में रखना पड़ता है। क्लियर। अभी आगे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अब देखो क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/CRR। अब 1/CRR मतलब जितना कैश के रूप में रखा गया पैसा है, मतलब कैश रिजर्व रेशियो। अब मान लो कि फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर तरीके से देखें तो इफ CRR इज 10%, अगर मान लो कि मतलब RBI ने क्या रखा है, CRR को 10% रखा है, और जो कैश रिजर्व है टोटल वो हमारा 10,000 रुपया है, मतलब कि 10,000 रुपया बैंक के पास कैश के रूप में रिजर्व है। तो यहाँ पर क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1/CRR, और 1/CRR तो मतलब 1/10%। इसका मतलब क्या है, एक तो सिंपल तरीका है कि अगर तुमको 10% दिखा है तो 10% को आप 100 कितना टाइम्स में कर सकते हो, 10 10 जा 100, मतलब 100% जो पैसा होगा वो इतना होगा एक तरीके से। मतलब कितना पैसा, वो 10 टाइम्स मनी, मतलब 10 टाइम्स मनी को क्रिएट किया जा सकता है। मनी कैन बी क्रिएटेड, मनी कैन बी क्रिएटेड, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अगर शॉर्टकट देखें तो शॉर्टकट मतलब अगर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अगर RBI ने 10% CRR रखा है तो वो जो बैंक होता है वो 10 गुना पैसा क्रिएट कर सकता है, मतलब जितना ही पैसा रखा हुआ उसका 10 गुना। अब रिजर्व कितना था, 10, अब 10,000 था, तो 10,000 का 10 गुना क्या हो जाएगा भाई, देखो हो गया, मतलब 1 लाख। समझ में आ गया। वंस टेंस 100,000, वंस टेंस 100,000, 10,000 लाख, मतलब 1 लाख रुपीज़, मतलब 10 टाइम्स कर सकता है। अब यहाँ पर इसके हिसाब से भी देख लेते हैं कि 10,000 उसके पास रिजर्व था, 1/10% निकालते हैं, ठीक है। अब 1/10%, 0 0 कट गया, ये परसेंटेज ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 1 इंटू 100%, ऊपर चला गया ना। इसका मतलब क्या है, वंस टेंस 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 10,000 की जगह पर 1000 होगा, क्योंकि एक जीरो यहाँ कट गया था, तो 1,000 और यहाँ हो गया 1 लाख, ठीक है। 1 लाख रुपीज़, मतलब वो 10,000 का कितना है, 10 गुना है। किसका, यहाँ भी देखो 10,000 का कितना है, 10 टाइम्स है। क्लियर, देखो दोनों तरफ से आया सेम। इसका मतलब अगर मान लो कि 20%, अगर CRR को मान लो RBI ने कितना रखा है, 20%, तो 20% को डायरेक्टली आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, तो 100% आ गया। मतलब जो भी पैसा रहेगा उसके पास, मतलब मान लो कि कैश के रूप में बैंक के पास अगर 2,000 रुपया है, ठीक है, तो 2,000 का 5 गुना मतलब 5 हो गया, तो 5 2 जा 10,000, मतलब 10,000 रुपीज़ वो एक तरीके से क्रिएट कर सकता है, मतलब 5 गुना पैसा क्रिएट कर सकता है। तो आई होप सो ये पूरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि CRR और क्रेडिट मल्टीप्लायर किसको बोलते हैं और किस तरीके से ये काम करता है। तो अगर नहीं समझ में आया है और नहीं आया तो थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करके देखिए, तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बारे में डिफरेंस, या कमर्शियल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, और उनका बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा है वो क्या, सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा जानेंगे कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सेंट्रल बैंक आखिर होता क्या है। तो सेंट्रल बैंक, जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में बताया था, सेंट्रल बैंक जो हमारे देश का है वो RBI है, और ये एक RBI मतलब क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा क्या है, सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर। तो अगर बोला जाए कि एक तरीके से सेंट्रल बैंक को अगर डिफाइन किया जाए तो कैसे डिफाइन किया जाएगा भाई, इट इज़ एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स द इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। एक ऐसा एपेक्स बैंक, एपेक्स में तो सबसे बड़ा बैंक, जो कि हमारे देश के सारे बैंक को एक तरीके से रेगुलेट या कंट्रोल करके चलता है, ठीक है। पूरा इंटायर बैंकिंग सिस्टम, मतलब बैंकिंग सिस्टम में क्या होना चाहिए, क्या रेट होना चाहिए, क्या CRR होना चाहिए, क्या SLR होना चाहिए, किस तरीके का नियम आना चाहिए, क्या कानून आना चाहिए, चाहे क्रेडिट कार्ड पर क्या होना चाहिए, डेबिट कार्ड पर क्या होना चाहिए, वो सारी बैंकिंग सिस्टम को एक तरीके से रेगुलेट कौन करता है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि RBI है। क्लियर। अब यहाँ 2-3 चीज़ याद रखना है। इट सर्व्स एज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, ये हम लोग अभी आगे फंक्शन में भी पढ़ेंगे, लेकिन जो RBI होता है वो एक तरीके से सरकार के लिए बैंक के रूप में काम करता है।
ठीक है। अब ऐसा नहीं कर सकती कि सरकार कहीं और दूसरे बैंक के थ्रू वो अपने ट्रांजैक्शन करवा सकती है। एक तरीके से बिना आरबीआई, मतलब एक तरीके से आरबीआई उसका होलसेल प्रॉपर्टी होता है जिसके थ्रू वो पूरे काम को करवाता है, ठीक है। उसके बाद क्या, मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेक्स भी बोलते हैं, FOR मतलब फॉरेन, EX मतलब एक्सचेंज। जो भी फॉरेन एक्सचेंज, जो भी हमारे बाहर का पैसा जो हमारे देश में आता है, चाहे वो डॉलर हो, यूरो हो, कोई भी करेंसी हो, इंटरनेशनल करेंसी, या फिर बोला जाए जो भी फॉरेन करेंसी है, उसको रेगुलेट, उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अब यहाँ पर देखो कि फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक क्या है। तो पहला क्या है, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, कि बैंक जो होता है, जो आरबीआई का फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, कि आरबीआई किस तरीके से फंक्शन होता है। तो आरबीआई क्या करता है, बैंक नोट को इशू करता है। देखो नोट इशू करता है। अब देखो यहाँ पर दो चीज, 1 रुपया को, मतलब एक देखा जाए 1 रुपया का जो नोट होता है, 1 रुपी नोट और प्लस कॉइन, ये कौन इशू करता है भाई, ये याद रखना, ये इशूड बाई गवर्नमेंट, इशूड बाई क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और हमारे देश का भी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण, जैसा कि आप जान पा रहे हैं, ठीक है। और आरबीआई का गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास, आरबीआई गवर्नर। अगर कोई पूछेगा तो आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, आरबीआई गवर्नर, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि नोट को इशू करता है, नोट और जो इशू किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, एक तरीके से आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। क्लियर, यहाँ तक कोई बात नहीं। और जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मिनिस्ट्री के द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है। तो आई होप सो ये वाला भी आपका क्लियर होगा, फर्स्ट वाला। सेकंड क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। जो आरबीआई होता है वो एक तरीके से बैंक के रूप में काम करता है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह करती है वो आरबीआई के थ्रू करवाती है, या कोई भी पैसा रिसीव करती है बाहर से, या फिर किसी तरीके का भी मॉनेटरी बेनिफिट्स हो, वो सरकार के द्वारा, या फिर सरकार को एक तरीके से, सरकार का जो पैसा होता है उसको मैनेज कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है कि भाई किसी के पास पैसा नहीं मिलेगा ना, तो लास्ट में जाकर कोई भी बैंक जो है या सरकार भी वो आरबीआई के पास जाती है और कुछ वहाँ से पैसा लेती है, मतलब आरबीआई से, कोई चाहे वो बैंक हो चाहे वो सरकार हो। इसका मतलब क्या है, जो लास्ट का जो एक तरीके से कहीं भी पैसा नहीं मिल रहा है, पैसे की दिक्कत है, तो आप आरबीआई के पास चले जाओ, तो वो एक लास्ट रिजॉर्ट के रूप में काम करता है कि वहाँ तो पैसा मिल ही जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर, अगर आपका सारा कुछ ठीक रहा तो यहाँ पर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। उसके बाद कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जैसा कि मैंने अभी पढ़ा है कि जो फॉरेक्स रहता है, जो फॉरेक्स एक्सचेंज मतलब फॉरेन एक्सचेंज का जो पैसा रहता है, डॉलर वगैरह, वो सब सारा जो होता है वो एक तरीके का कस्टोडियन होता है, मैनेज करके कौन चलता है, आरबीआई चलता है। मैनेज कौन करता है, आरबीआई। उसके बाद 5 होता है, 5 होगा क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या है, अब जैसे मान लो कि ये एक बैंक है, ठीक है, ए बैंक है, यहाँ पर बी बैंक है, समझ में आ रहा है। अब मान लो कि कोई बंदा, ए बंदा जो है वो कहाँ, बैंक गया अपनी चेक को लेकर, क्या चेक, अब चेक को लेके गया, अब चेक को उसको ये वाले बैंक से ये वाले बैंक में पैसा मतलब डिपॉजिट करना, तो वो दूसरे बैंक अकाउंट में चला जाएगा। इसका मतलब जो बीच में जो पूरा रेगुलेट करता है चेक को या फिर उसको क्लियर करता है, बिना आरबीआई के परमिशन के बिना वो क्लियर नहीं हो सकता है। मतलब क्लियरिंग हाउस के रूप में कौन काम करता है, आरबीआई। मतलब ये दोनों जो बैंक है वो एक तरीके से, या दोनों जो अकाउंट है वो एक तरीके से आरबीआई के पास है, तो वो दोनों कि हाँ भाई ये भी फर्जी नहीं है, ये भी फर्जी नहीं है, तो आप यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हो। मतलब बिना इसके क्लियरिंग, बिना इसके मतलब एक तरीके से, इसलिए चेक को क्लियर होने में ना थोड़ा सा समय लगता है, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा। तो क्लियरिंग हाउस के रूप में काम करता है, बैंक को क्लियर करता है एक तरीके से, बैंक को मतलब जो भी बैंक में चेक वगैरह डिपॉजिट किया जाता है उसको क्लियर करने का काम कौन करता है, एक तरीके से आरबीआई करता है, इसीलिए इसको क्लियरिंग हाउस फंक्शन बोला जाता है। क्लियर, तो आई होप सो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि छोटा सा कि भाई इसमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, तो देखो सेंट्रल जो बैंक होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है वो समझना, सेंट्रल जो बैंक है और एक तरीके से कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक। पहला डिफरेंस तो यही है कि ये कॉमर्शियल बैंक एक ही होता है, मतलब इसमें एक ये एपेक्स बॉडी है, ऐसा नहीं कि बैंकिंग सिस्टम में और कोई दूसरा सेंट्रल बैंक हो सकता है। पहला
डिफरेंस वो नहीं होता है एपेक्स बॉडी, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है हमारे पास क्या, कि ये नोट को इशू कर सकता है, नोट इशू कर सकता है, और ये नोट इशू नहीं कर सकता है, ठीक है। ये मनी को क्रिएट करता है, ये मनी को क्रिएट करता है, ये मनी को इशू करता है, ठीक है। तो ये मनी को क्रिएट नहीं करता है, ये मनी को एक तरीके से इशू करता है, क्रिएट करने का भी काम करता है कुछ हद तक, लेकिन जो ज़्यादा क्रिएशन ऑफ मनी जो जाके सब जनता के बीच में एक्सेप्ट कौन करता है, डिपॉजिट, एक तरीके से एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक के द्वारा, किसके द्वारा, यहाँ पर पब्लिक के द्वारा नहीं, यहाँ बैंक कैन डिपॉजिट विद द आरबीआई, बैंक कैन डिपॉजिट विद द आरबीआई, बैंक वगैरह क्या कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, लेकिन जो जनता है वो जनता कभी भी आरबीआई के पास जाकर डिपॉजिट नहीं कर सकती है, ठीक है। उसके बाद ये कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रहता है, ये मतलब मैनेज करके चलता है, ये एक तरीके से नहीं, इसमें एक्सचेंज हो जाएगा आपका, मतलब आप कुछ एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, मतलब मान लो कि आप $5 लेके गए, आप $5 लेके गए, तो आप वो बैंक जो कि आरबीआई ने उसको ये परमिशन दे रखा होगा कि आप पैसे को एक्सचेंज कर सकते हो, तो वो चीज़ क्या होगा, एक्सचेंज कर सकता है कोई भी कमर्शियल बैंक का जो भी ब्रांच को ये परमिशन दिया गया होगा। लेकिन ये क्या करता है, मैनेज करके चलता है फॉरेन एक्सचेंज, मैनेज फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब कमर्शियल बैंक का एग्जांपल क्या हो गया, पीएनबी, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे एक तरीके से आरबीआई, ठीक है, सेंट्रल बैंक आरबीआई। तो ये बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो तब पढ़ेंगे, 2 टूल्स होता है आरबीआई, जो सेंट्रल बैंक होता है पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए 2 तरीके का, एक तरीके से क्या करती है, क्रेडिट को संभालने का काम करती है। पहला क्वांटिटेटिव वे में और दूसरा क्वालिटेटिव वे में। तो एक एक कर पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है। क्लियर, चलिए स्टार्ट। अब देखिए, आरबीआई जो है वो मनी को 2 तरीके से कंट्रोल करता है, या फिर मनी के सप्लाई को 2 तरीके से कंट्रोल करता है। पहला जो होता है वो क्वांटिटेटिव वे में, क्वांटिटी मतलब क्या, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी का मतलब जिसमें पैसे का मतलब मामला हो, जिसमें परसेंटेज का मामला हो, 10% बढ़ा दिया, कुछ परसेंट घटा दिया, कुछ परसेंट बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है कि वो होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। 2 इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करती है मनी के सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। भारत सरकार मनी के सप्लाई को जो भारत सरकार बोल रहा हूँ, भारत जो भी आरबीआई है वो मनी को कंट्रोल करने के लिए एक तरीके से जो 2 तरीके का इस्तेमाल करती है, एक होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, एक होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब पहला देखो, जो क्वांटिटेटिव में होता है वो बैंक रेट के तहत। अब व्हाट इज़ बैंक रेट अभी हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। रेपो रेट क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट, मतलब एक तरीके से बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो जिसको बोला जाएगा। देखो, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट का ये फुल फॉर्म होता है, बैंक रेट का, ठीक है, CRR हो गया, SLR हो गया, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया, और ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO। मतलब ये तरीका अपनाती है मतलब जो हमारे सेंट्रल बैंक है वो क्या करती है, ये तरीका अपनाती है जिसके थ्रू वो पूरे सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करती है। और इसके बाद क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्वालिटी मतलब क्या, जो हमारे बैंकिंग सिस्टम का क्वालिटी होता है कि क्वालिटी में कोई दिक्कत ना हो, कोई फ्रॉड ना करे, वो सब के लिए अवेयरनेस फैलाया जाए, तो वो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। मतलब दोनों तरीके से, एक तरीके से क्वालिटी भी कैसे मेंटेन किया जाए, और एक तरीके से जो भी मार्केट में है वो सप्लाई, ना इन्फ्लेशन आए ना डिफ्लेशन आए, है कि नहीं, ना इन्फ्लेशन आए ना डिफ्लेशन आए, ना इन्फ्लेशन आए ना डिफ्लेशन। अभी ये दोनों चीज़ पढ़ेंगे हम लोग कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये सब सारे टॉपिक्स को एक एक कर अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन्फ्लेशन मतलब होता है कि अगर प्राइस लेवल बढ़ जाता है, अगर मान लो कि ये मार्कर का अगर 5 रुपये दाम था पहले, अब ये 10 रुपये का हो गया, मतलब इसका क्या हो गया, महंगा हो गया, ये मतलब महंगाई बढ़ गई है। अगर इसका पैसा बहुत कम हो जाए, मतलब एक तरीके से बहुत सस्ता हो जाए, तो हम लोग उसको डिफ्लेशन बोलेंगे। अगर प्राइस लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा तो डिफ्लेशन का नाम आएगा, ठीक है। तो क्वालिटी को मेंटेन के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट का इस्तेमाल करती है जो इंस्ट्रूमेंट, वो आरबीआई। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट को एक तरीके से रेशनिंग अप कर देती है, मतलब कम करना, ज़्यादा करना, इसके हिसाब से। मोरल सुसेशन का मतलब होता है एक तरीके से अवेयरनेस फैलाना, सही नॉलेज सही लोगों तक पहुंचाना। जैसे OTP वगैरह आप शेयर ना करें। देखो OTP तो वैसे भी देना नहीं चाहिए। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, थोड़ा सा मैं
OTP वन टाइम पासवर्ड। तो OTP को भी शेयर नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो आई होप सो ये दोनों चीज़ें आपका क्लियर होगा और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब चलिए हम लोग एक तरीके से क्वांटिटेटिव पढ़ते हैं और वो किस तरीके से, जो भी जैसे बैंक रेट है, बैंक रेट को बढ़ाएंगे घटाएंगे या RBI घटाती है बढ़ाती है, तो बढ़ाने से क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है कि डिफ्लेशन कंट्रोल होता है, घटाने से क्या होता है, तो एक एक कर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जो पहला है वो हमारा क्या है, जो क्वांटिटेटिव जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो RBI तरीका अपनाती है, उसमें सबसे पहला जो था वो हमारा बैंक रेट था। तो बैंक रेट के बारे में पढ़ते हैं। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द RBI लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। मतलब ये मान लो कि RBI है, ठीक है, RBI है और ये मान लो कि एक बैंक है। अब वैसा रेट पर, जिस रेट पर RBI जो होता है वो पैसा देती है किसको, कमर्शियल बैंक को। मतलब द रेट एट विच द RBI गिव्स अ लोन टू द कमर्शियल बैंक इज नोन एज क्या, बैंक रेट। अब इसको मान लो कि ये 10% पर दे रही है, क्या 10% पर दे रही है। पहले जो पैसा, मतलब मान लो कि बैंक रेट कितना है, बैंक रेट 10% है भाई, बैंक जो रेट है वो भाई 10% RBI, मतलब RBI से अगर बैंक पैसा लेती है या, ठीक है, तो उसको 10% बैंक को RBI के पास रखना होता है, मतलब देना होता है उसको इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में मैंने बात करी थी कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा और डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा। अब देखो, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मार्केट में पैसों का ज़्यादा होना, तो वो इन्फ्लेशन होता है। मतलब क्या कि मार्केट में अगर पैसा फ्लो ऑफ मनी ज़्यादा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, फ्लो ऑफ मनी अगर ज़्यादा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। और अगर फ्लो ऑफ मनी कम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। तो अब सोचो कि RBI अगर मान लो कि मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन है, मार्केट में क्या महंगाई है, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से चीज़ें क्या है, महंगी हो गई, बहुत सारे लोग महंगाई की वजह से कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं। अब समझना यहाँ पर कि इस वक्त वो, मतलब जो RBI है वो क्या करेगी। अब मान लो कि पहले ये 1 लाख रुपया, मतलब मान लो कि 10 लाख रुपया बैंक ले रहा था, ठीक है, पहले मान लो कि 10 लाख रुपया जब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। अब मान लो कि 10% से ये 15% कर दिया RBI। 15% क्यों कर दिया भाई, क्योंकि देखा कि मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, मतलब पैसा ज़्यादा है। अब पैसा ज़्यादा है इसका मतलब पैसे का फ्लो या सप्लाई ऑफ मनी को कम करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सप्लाई ऑफ मनी अगर कम करना पड़ेगा तो उसका तरीका यही है कि आप क्या करो, बैंक रेट को बढ़ा दो, यही इंपॉर्टेंट है। बैंक रेट को बढ़ा दिया मतलब 10 से 15, मतलब अब ये 10 लाख रुपए जो कमर्शियल बैंक ले रहा था, अब उसका पैसा अब जो होगा वो पैसा कम लेगा। अब जब बैंक ही कम पैसा ले रहा है तो वो एक तरीके से जो बाद में जनता को देगी, मतलब जो बैंक देगा वो भी कम देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, फॉल इन द डिमांड ऑफ द क्रेडिट। उससे क्या हो गया कि डिमांड ऑफ द क्रेडिट, मतलब जो पैसा है उसका डिमांड कम हो गया, और उसकी वजह से क्या हो गया, फॉल इन द सप्लाई ऑफ मनी, और सप्लाई ऑफ मनी में कमी आ गया। अब सप्लाई ऑफ मनी में कमी आ गया, इसका मतलब क्या, मार्केट में पैसा ज़्यादा था इसलिए इन्फ्लेशन था। अब मार्केट में सप्लाई कम कर दिए, किसकी वजह से कम हुआ, बैंक रेट को बढ़ाने की वजह से, तो ये क्या हुआ, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। आई होप सो ये भी क्लियर होगा। अब मान लो कि डिफ्लेशन है, मार्केट में पैसा, मतलब एक तरीके से फ्लो ऑफ मनी कम है, अब उसको बढ़ाना है, मतलब मार्केट में पैसों की कमी है, गुड्स और सर्विस मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सारी चीज़ जो है वो बैंकिंग सिस्टम से रिलेट रहता है हमारा। तो इसमें बैंक क्या करेगी, फॉल इन द बैंक रेट। अब मान लो कि 8% 10% था, अब अगर इसको RBI 8% पर कर दे, मतलब क्या है कि आप लोन तो सस्ती मिल रही है भाई, तो RBI ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगा, है कि नहीं, मतलब RBI से ज़्यादा लोन लेगा कौन, कमर्शियल बैंक। तो इसका मतलब सस्ती में क्या होगा कि फॉल इन द बैंक रेट की वजह से फॉल इन द डिमांड ऑफ द क्रेडिट, है कि नहीं, ये फॉल नहीं, राइज इन द डिमांड ऑफ द क्रेडिट होगा। क्या होगा, राइज इन द डिमांड ऑफ द क्रेडिट। क्यों, क्योंकि ये जब फॉल हुआ बैंक रेट कम हुआ तो क्या हो गया कि इसका डिमांड बढ़ गया, और डिमांड बढ़ जाने की वजह से लोग ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, मतलब क्या, सप्लाई बढ़ गया, तो मार्केट में जो पैसे की कमी थी वो भरपाई हो गई, किस वजह से, बैंक रेट। अगर बैंक रेट का सरकार मतलब RBI इस्तेमाल करेगी तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट को कम करेगी,
और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट को बढ़ाएगी। तो आई होप सो आप लोगों को बैंक रेट बहुत अच्छा समझ में आया होगा। देखो भाई शेयर करो, आप लोग इसी तरीके से थोड़ा सा चलते रहो ताकि आप लोग इसी तरीके से मोटिवेट होते रहो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, जो दूसरा रेट है हमारे पास वो क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलिए अब हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है भाई, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। कि आरबीआई क्या करती है, सरकार का बैंक होती है एक तरीके से, सरकार के लिए भी बैंक का काम करती है आरबीआई। तो आरबीआई अगर सरकार के बिहाफ में कोई भी सिक्योरिटीज़ या कोई भी सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज कर रही है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्लियर। अब समझना यहाँ पर क्या करती है। अब आरबीआई यहाँ पर हो गई, ठीक है। अब आरबीआई क्या कर रही है, सेल कर रही है या परचेज कर रही है, सेल कर रही है या फिर परचेज कर रही है, परचेज कर रही है, ठीक है। सेल या परचेज कर रही है क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होता है, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया। तो सरकार क्या करती है, एक बॉन्ड पेपर ऐसा रहता है, ठीक है। बॉन्ड पेपर के रूप में मान लो कि बॉन्ड पेपर में सरकार ने बोला दिस यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि 5 लाख रुपीज़ आपको दिया जा रहा है, ठीक है। एक तरीके से मतलब इस पेपर का जो वैल्यू है वो क्या है, 5 लाख का है। मतलब इसका मतलब क्या है, इस एक तरीके से बॉन्ड पेपर हो गया। ये क्या हो गया, बॉन्ड पेपर हो गया, सिक्योरिटी हो गया। जो सिक्योरिटीज़, जैसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट जो रख रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो वो हम लोगों को बॉन्ड पेपर मिलता है ना, कहाँ से, या फिर एलआईसी करवाते हैं तो एलआईसी में जो बॉन्ड पेपर मिलता है, मतलब वो कागज़ का वैल्यू, मतलब वो कागज़ जाके आप दिखाओगे तो आपको कहीं ना कहीं पैसा मिलेगा। तो वैसे ही सेम सिक्योरिटीज़ होता है। तो क्या करती है सिक्योरिटीज़, सेल करती है या परचेज करती है, कौन करती है भाई, आरबीआई करती है। लेकिन यहाँ पर मान लो कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, ये क्या हो गया, बैंक, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। अब यहाँ पर समझना कि आरबीआई क्या कर रही है, सेल कर रही है। मतलब क्या है कि अगर कोई भी बॉन्ड को बेचा जा रहा है, जैसे 5 लाख का है, उसको अगर सरकार बेच रही है, किसको क्या कर रही है, बेच रही है। तो बेचने का मतलब क्या है कि हमने बेचा अगर कोई चीज़ तो हमें उसके बदले पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है कि पैसा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा। क्या होगा, सिंपल सी बात समझना कि अगर आरबीआई क्या कर रही है, सेल कर रही है, आरबीआई कुछ चीज़ बेच रही है और ये कुछ बेच रही है, इसका मतलब क्या है कि एक बॉन्ड या सिक्योरिटीज़ बेच रही है। तो सिक्योरिटी अगर बेचेगी किसको, तो बैंक को, तो मतलब बैंक तो हंसी खुशी ले लेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा है। अगर मान लो कि कहीं पर किसी को लोन दे रही है कि नहीं, अगर बैंक मान लो किसी को लोन दे रही है, हो सकता है कि वो विजय माल्या जैसा लेके भाग गया हो या भाग जाए, तो वहाँ उससे ज़्यादा अच्छा सरकार के क्या करो, सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लो। मतलब एक तरीके से जो आरबीआई बेच रही है वो परचेज कौन करेगी, बैंक करेगी। तो इसका मतलब क्या, पैसा यहाँ से निकल के कहाँ चला गया, आरबीआई के पास। अभी समझेंगे हम लोग इन्फ्लेशन और कैसे कंट्रोल हो रहा है, डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल हो रहा है। अगर मान लो सरकार ने इससे वापस ले लिया, मतलब क्या कि जो पैसा है वो यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब आरबीआई के पास से पैसा जो है वो फिर से इस यहाँ पर आ गया। मतलब जो ये सिक्योरिटीज़ दिया, ये पैसा दिया बैंक, ये इधर से क्या कि सिक्योरिटीज़ परचेस कौन किया, आरबीआई किया, यहाँ से पैसा आरबीआई इसको दे दिया। मतलब जो सिक्योरिटीज़ आया होगा, मान लो कि ये 5 लाख रुपीज़ का है, फिर इसको 5 लाख रुपीज़ मिल गया भाई, कुछ डिस्काउंटेड रेट पर, ठीक है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, वो सब सारा। तो आई होप सो ये चीज़ कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर जैसे कि इन्फ्लेशन है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इन्फ्लेशन क्या होता है, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है। अब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है तो पैसा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से पैसा बैंक, क्योंकि बैंक के थ्रू ये बैंक क्या करती है, फिर पीपल को बांटती है कि नहीं, लोन के रूप में, है कि नहीं, पीपल्स के पास जाता है पैसा। तो अगर मान लो कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, मतलब पैसा ज़्यादा है, तो कम करने के लिए क्या करेंगे, सरकार या जो सरकार के लिए जो काम करने वाला आरबीआई जो होता है वो क्या करती है, सेल करती है। क्या करती है, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय द आरबीआई। सेल करने से क्या होता है कि जो पैसा होता है वो बैंक से निकल के या इकोनॉमिक से निकल के कहाँ चला जाता है, आरबीआई के पास चला जाता है। मतलब क्या है, एक तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, मतलब महंगाई जो है वो कंट्रोल हो जाता है। डिफ्लेशन का मतलब बोले थे कि क्या, कि जहाँ पर पैसे की कमी होती है कि नहीं, पैसा की कमी हो रहा है, मतलब क्या, वहाँ तक मतलब इकोनॉमी में पैसा पहुँचाना है। अब पहुँचाना है इसका मतलब क्या है कि उसको परचेस करेगी, मतलब परचेस, मतलब इसको परचेस कर ली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को,
अब सिक्योरिटीज़ को यहाँ से परचेस करने के बाद, ये परचेस करने के बाद यहाँ आरबीआई क्या कर दी, इसको पैसा दे दी। इसका मतलब पैसा इकोनॉमी में आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। आई होप सो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखो भाई, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को समझ के चलना है, ताकि इसी तरीके से पूरा कंट्रोल आप लोग भी अपनी पढ़ाई पर कर सकें। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वांटिटेटिव में अब और दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। अभी हम लोगों ने ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अब ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है, अब समझते हैं पहले। द रेट एट विच द आरबीआई ऑफर्स अ शॉर्ट टर्म या शॉर्ट पीरियड लोन्स टू द कॉमर्शियल बैंक, कि वैसे रेट पर जहाँ पर आरबीआई क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। किसको, किसको प्रोवाइड करती है, कॉमर्शियल बैंक को। अब कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है, ऑफर करती है बाय बाइंग अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट ऑपरेशन, कि जो गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाई किया होता है उस पर जो लोन देती है, क्या आरबीआई देती है सेंट्रल ये कॉमर्शियल बैंक को, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से आरबीआई भी लोन देती है जब भी किसी कॉमर्शियल बैंक को दिक्कत हो जाता है। तो अगर वो जिस रेट पर देती है उस रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से ये रेपो रेट। अब रेपो रेट का मतलब समझना, अब बैंक रेट से कंफ्यूज नहीं करना, बैंक रेट अलग होता है और ये क्या है, फॉर बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है उस पर जो लोन देती है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्लियर हो गया। जो रिवर्स रेपो रेट होगा एट विच द आरबीआई एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड अ रिवर्स रेपो रेट। अब मान लो कि अब बैंक को पैसा रखना है, ठीक है, अब भाई हम लोगों को पैसा रखना होता है तो बैंक जाते हैं, बैंक को पैसा रखना होता है तो वो कहाँ, आरबीआई के पास जाता है। बैंक को पैसा रखना होगा तो आरबीआई के पास डिपॉजिट करेगा। अब जो आरबीआई के पास जो डिपॉजिट करता है और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो इंटरेस्ट देगा वो किसको देगा, आरबीआई इंटरेस्ट बैंक को देती है। ठीक है, कमर्शियल बैंक को। तो जो जिस रेट पर जो आरबीआई होती है वो इंटरेस्ट देती है बैंक को, उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स। उल्टा हो गया ना, यहाँ पर जो आरबीआई था वो एक तरीके से कमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा था, कमर्शियल बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा था, मतलब इंटरेस्ट ले रहा था। अब यहाँ पर क्या हो गया, द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट, आरबीआई के पास डिपॉजिट रखता है कौन, कमर्शियल बैंक, और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसको बैंक को। अब यहाँ पर दो चीज़ समझना है, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, तो राइज इन द रेपो रेट। अगर मान लो कि रेपो रेट अगर 10% है, ठीक है, अब 10% रेपो रेट को 15% कर दिया, मतलब क्या, रेपो रेट बढ़ा दिया। अब रेपो रेट बढ़ा देने का मतलब क्या है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन्फ्लेशन मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा है, तो मार्केट में पैसा को अगर कम करना है, क्या करना है, सप्लाई ऑफ मनी को डिक्रीज करना है। सप्लाई ऑफ मनी को अगर क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो क्या करेगी ये, राइज इन रेपो रेट, रेपो रेट पे बढ़ोतरी कर देगी कौन, आरबीआई। अब डिफ्लेशन मतलब पैसे की यहाँ पर कमी है भाई। अब पैसे की कमी है तो पैसे को एक तरीके से मार्केट में लाने का और उसमें जो इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन उसको कंट्रोल करने का। जो डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, राइज इन या फॉल इन रेपो रेट। राइज कब, इन्फ्लेशन, और डिफ्लेशन में फॉल करेगी रेपो रेट। ठीक है, सेम उसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए राइज करती है। देखो जस्ट उल्टा है, ठीक है, इसमें क्या है, राइज इन द रेपो रेट, इसमें क्या करेगी, राइज इन द रिवर्स रेपो रेट। अब राइज इन द रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होगा, अब ये समझना। अब राइज इन द रिवर्स रेपो रेट मतलब अगर इसमें राइज कर देगी तो पैसा जो बैंक है वो ज़्यादा किसके पास रखने लगेगा, ज़्यादा किसके पास रखने लगेगा, वो रखने लगेगा आरबीआई के पास। इसका मतलब मार्केट से पैसा उठ के कहाँ चला गया, आरबीआई के पास। ठीक है, और डिफ्लेशन में फॉल इन आरआरआर मतलब क्या, रिवर्स रेपो रेट फॉल करेगी तो क्या होगा, डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। डिफ्लेशन का मतलब क्या, पैसे की जो कमी थी उसको पैसे बढ़ाएगी। वो कब बढ़ेगी भाई, तो उसको फॉल इन सीआरआर, सीआरआर को जब कम करेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, तो उसमें क्या होगा, डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। तो आई होप सो ये चीज़ें क्लियर होंगे यहाँ पर, मतलब कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्लियर। ठीक है, ये बात याद रखना।
अब देखिए, अब दो और हम लोग क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे जो कि लास्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर CRR और SLR। तो CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है? वैसा परसेंटेज ऑफ मनी जो कॉमर्शियल बैंक को कहाँ रखना पड़ता है? RBI के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। इसके बदले RBI कुछ पैसा या कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देती है। मतलब कुछ भी, मान लो कि 100 रुपया अगर जमा हुआ बैंक के पास, तो वो 100 रुपया में से मान लो कि अगर 20 रुपया जो कमर्शियल बैंक हो वो RBI के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश रखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि CRR 20% था। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो CRR कैश रिजर्व रेशियो, और वो हमेशा कैश के रूप में होता है क्योंकि जैसे नाम से पता चल रहा है। जैसे कि हमने बोला कि ये मान लो कि बैंक है, ठीक है। तो बैंक के पास अगर मान लो कि डिपॉजिट हुआ 500 रुपीज़, तो अगर 500 रुपीज़ में से मान लो कि जो CRR है वो परसेंटेज रखा गया RBI के द्वारा 20%, ठीक है, या फिर 10%, या 10% रखा गया। इसका मतलब 500 रुपये का 10% कितना होगा? 50 रुपया। तो 50 रुपया जो RBI के पास बैंक रखेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश के फॉर्म में रखा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैश रिजर्व रेशियो। मतलब वैसा परसेंटेज जो कॉमर्शियल बैंक को कहाँ रखना पड़ता है? RBI के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। मतलब क्या? द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द बैंक्स टोटल डिपॉजिट, बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है उसका जो मिनिमम परसेंट जो RBI के ये बैंक को रिक्वायर्ड होता है टू केप्ट विद द RBI इन द फॉर्म ऑफ कैश, कि RBI के पास जमा करना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक तरीके से क्या बोलेंगे? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अब यहाँ पर देख लेते हैं फटाक से जल्दी से कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है। मतलब क्या? मार्केट में पैसा ज़्यादा है। अब मार्केट में पैसा अगर ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए क्या करेगी? राइज कर देगी CRR। अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दी तो इसका मतलब क्या है कि पहले ये अभी कितना लोन दे रहा था? अभी देखा जाए तो ये 450 रुपया लोन दे रहा था, क्योंकि 50 रुपये क्या है उसको अब कैश के रूप में RBI के पास रखना पड़ रहा था। अब मान लो कि ये 20% होता, अगर CRR क्या होता? 20% हो जाता। तो CRR 20% का मतलब क्या है कि 500 का 20% कितना हो गया? 500 का 20% 100 रुपीज़ हो गया। मतलब 100 रुपीज़ उसको कैश के फॉर्म में कहाँ रखना पड़ता? RBI के पास। मतलब अब वो लोन कितना दे सकता है? ये लोन 400 रुपया 450 दे पा रहा था, जब 50 रुपया था। 100 रुपये कब देगा? तब 400 रुपया ये लोन दे पाएगा। इसका मतलब क्या? लोन अब कम देगा, मतलब पैसा कम हो गया, तो मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, क्योंकि पैसा ज़्यादा था इकोनॉमी में, अब पैसा कम हो गया। कब? जब ये क्या किया कि ये CRR को बढ़ाया। इसी तरीके से अगर CRR को कम कर देगा, अब मान लो कि CRR 10% था, अब CRR को 5% कर दिया, ठीक है, मतलब कम कर दिया CRR को। यहाँ पर CRR को क्या किया था? बढ़ा दिया था। बढ़ाने की वजह से कम लोन दे रहा था। अब CRR को अगर कम किया मतलब क्या? फॉल किया, मतलब मार्केट में डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। मतलब डिफ्लेशन कंट्रोल होने का मतलब है मार्केट में पैसे कम होना, तो उसको ज़्यादा करना है। तो इसका मतलब क्या है? पहले सरकार क्या कर ये सरकार सॉरी पहले बैंक 50 रुपये रख रही थी किसके? RBI के पास। अब मान लो 5% है तो 25 रुपीज़ रखना पड़ेगा कैश के रूप में, मतलब CRR के रूप में। कहाँ पर? RBI के रूप में, RBI के पास। तो अब ये कितना? 475 रुपीज़ लोन के रूप में दे सकती है। इसका मतलब क्या है कि मनी का सप्लाई बढ़ गया ना, मनी अब ज़्यादा लोन दे सकती है। मतलब मार्केट में पैसा, जो पैसे की कमी थी वो अब खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? डिफ्लेशन कंट्रोल हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि यहाँ पर CRR में बताया गया है। तो आई होप सो ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं SLR के बारे में फटाफट। SLR के बारे में देख लेते हैं। SLR मतलब क्या? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब कि एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। कि यहाँ पर क्या होता है? RBI को जो RBI के पास जमा करना होता है, कैश रिजर्व रेशियो का RBI के पास जमा करना होता है, RBI के पास डिपॉजिट करना होता है। लेकिन जो SLR होता है वो बैंक को क्या करना पड़ता है? कमर्शियल बैंक को वो अपने पास रखना पड़ता है, अपने पास इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट रखना पड़ता है। जैसे मान लो कि ये बैंक के पास है, ठीक है, बैंक का एसेट मान लो कि 2000 रुपीज़ है। अब 2000 रुपीज़ में मान लो कि 20% क्या है हमारा? 20% है SLR। अब SLR 20% है, ठीक है, मतलब क्या? 2000 का 20% कितना होता है भाई? 2000 का 20% कितना हो गया? 0 0 कट गया, मतलब क्या होगा? 2 2 जा 4, 400 रुपीज़। मतलब 400 रुपीज़ बैंक को खुद अपने पास रखना होगा। बैंक को किसके पास?
खुद अपने पास रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। ठीक है, इसका लिक्विड एसेट कौन कौन से होते हैं? कैश के रूप में रख सकता है वो, गोल्ड के रूप में रख सकता है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह के रूप में, बॉन्ड पेपर के रूप में, और जो ज़मीन का पेपर रहता है वो सब सारे चीज़, LIC कोई LIC पर किसी ने लोन लिया है, किसी भी तरीके से लोन लिया है, तो वो सब सारा एक तरीके से रखना पड़ेगा उसको लिक्विड एसेट के रूप में। तो हमारा एक तरीके से 20%, इसका मतलब क्या, 400 रुपीज़ उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप सो। इसका मतलब ये अभी लोन कितना देगा, यहाँ लोन देगा 1600। इसी तरीके से ना अब जैसे 2000, ठीक है, 2000 में अब CRR भी, मान लो कि CRR उसको रखना पड़ता, अगर CRR मान लो कि उसको 200 रुपये रखना पड़ता, मान लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये 200 और 400 हो गया ना, 200 और 400 का मतलब अब ये 600 रुपया RBI और अपने पास रख रहा है, मतलब लोन कितना दे रहा है, अब लोन कितना दे रहा है, ये 1400 रुपीज़ का दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, 1400 रुपीज़ का वो क्या कर रहा है, लोन दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया कि SLR क्या होता है। SLR बैंक को खुद अपने पास रखना पड़ता है, जो भी परसेंटेज RBI के द्वारा बताया गया है। अब यहाँ पर समझ में हमें ये समझना है कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा। अब मान लो कि SLR क्या किया, बढ़ा दिया, अब 30% कर दिया, मतलब क्या है कि अब इसको ज़्यादा पैसे रखना होगा। अब 30% का मतलब क्या, अब 600 रुपये रखना पड़ रहा है। अब 600 रुपये रखने का मतलब क्या है कि अब ये लोन कितना देगा, 600 और 200 मतलब टोटल 800 रुपया इसको अपने पास रख रहा है, मतलब ये 1200 रुपया लोन देगा, मतलब 1200 ही लोन दे पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जब राइज हुआ SLR तो इन्फ्लेशन, मतलब जो महंगाई था, पैसा जो मार्केट में बहुत ज़्यादा था, वो अब कंट्रोल हो गया, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। ठीक है, उसके बाद डिफ्लेशन जो कंट्रोल होगा, जो डिफ्लेशन उसमें फॉल इन SLR, मतलब SLR में कमी कर देगा, मतलब ये 20% था, 20% को अब मान लो कि 10% पे ला दिया। इसका मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में दे सकता है लोन के रूप में। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा कम हो जाएगा, तो यहाँ पर डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो आई होप तो ये पूरा जो CRR है, SLR है, वो दोनों अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। अब लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, एक तरीके से क्वालिटेटिव वे, मतलब किस तरीके से जो RBI होती है वो क्वालिटी को मेंटेन करती है, मनी के सप्लाई के क्वालिटी को, कि अच्छा मतलब अच्छे तरीके से कोई बीच में फ्रॉड ना हो, कोई घोट घोटाला ना हो। ठीक है, घोट घोटाला मतलब क्या, घोटाला वगैरह ना हो। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें RBI कंट्रोल करके चलती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स या क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, जैसा कि मैंने बताया था पिछले स्लाइड में, इसके पिछले में, तो अभी हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जो क्वांटिटेटिव मेजर्स है वो तो खत्म हो चुका है, अब हम लोग क्वालिटेटिव जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, फिर हम लोग कल आराम से दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि भाई जो क्वालिटेटिव मेजर्स या क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल है, जो कि किसके द्वारा, RBI के द्वारा, वो हमारा क्या है, पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा जो है वो क्रेडिट मतलब रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, और तीसरा जो है वो मोरल सुसेशन। ठीक है, तो देखते हैं पहले कि मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर द लोन टू द वैल्यू ऑफ द लोन ग्रांटेड एंड द वैल्यू ऑफ द लोन ग्रांटेड। मतलब क्या, अब ये समझना, मान लो कि ये बैंक है, ठीक है, बैंक है, अब बैंक के पास तुम गए कि भाई मेरे को लोन चाहिए, होम लोन, क्या चाहिए, होम लोन चाहिए। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या, चुटकी है, हाँ बहुत अच्छा नाम है, तुम्हारा नाम चुटकी है। तो क्या तुमने होम लोन मांगा किससे, बैंक से। बैंक ने तुम्हारे जो घर का जो प्राइस है वो है मान लो कि 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया क्या है, घर का प्राइस है। तो 1 करोड़ पर ऐसा थोड़ा होता है कि RBI 1 करोड़ का घर है तुम्हारा तो 1 करोड़ लोन देगी, कभी नहीं। तो अगर 1 करोड़ का घर है तो अगर मान लो कि 80 लाख का लोन ग्रांट हुआ, 80 लाख का लोन ग्रांट हुआ। अब लोन ग्रांट कितना हुआ, 80 लाख का। अब 1 करोड़ क्या है, तुम्हारा वैल्यू है, मतलब जो करंट वैल्यू है वो तुम्हारा कितना है, करंट जो वैल्यू है वो 1 करोड़ का है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो कितना का डिफरेंस हो गया, 20 लाख का। तो 20 जो लाख है वो एक तरीके से मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो RBI क्या करती है कि बीच बीच में क्या करती है कि बैंकों को ये बताती है कि आप लोगों को कितना मार्जिन लेके चलना है, कितना मार्जिन लेके नहीं चलना है।
जब चलना होता है, मतलब जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, तो क्या करती है, मार्जिन जो रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ा देती है कि नहीं। अब बोलेगी कि भाई अब 40 लाख रखो, इसका मतलब क्या है, पैसा कम हो जाएगा अपने आप ही, है कि नहीं। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा जब मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। जैसे 20 लाख से 40 लाख कर दिया गया, तो 40 लाख कर दिया मतलब क्या, अब कम लोन देगा, मार्जिन 40 लाख रखना पड़ रहा है अब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, जब फॉल इन एमआर होगा, मतलब एक तरीके से जब मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम होगी। जब मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम होगी, इसका मतलब क्या है, सिंपल तरीका है कि यहाँ पर 20 लाख नहीं, अब 10 लाख रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, अब वो 90 लाख रुपए लोन, मतलब पहले से ज़्यादा पैसा अब लोन में दे सकती है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो चीज़, हमारा डिफ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, मतलब पैसे की कमी की भरपाई हो जाएगी इकोनॉमी में। आई होप सो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। जो मार्जिन, द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू एंड द लोन ग्रांटेड, क्लियर। अब आते हैं क्या कि रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट को सीमित कर देना। अब जैसे मान लो कि फिक्सेशन ऑफ कोटाज फॉर द डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। अब मान लो बिजनेस एक्टिविटीज है, अब प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, 3 तरीके का बिजनेस किया जाता है। अब मान लो इसमें बोल दिया गया कि आप लोग 20% जितना भी लोन दोगे उसका 20% आपको यहाँ देना है, 30% यहाँ देना है, ठीक है, 40 और ये 15% यहाँ देना है, और कुछ अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज़ में आप लोग इतना दे सकते हो। इसका मतलब क्या किया गया कि रेशनिंग कर दिया गया क्रेडिट को। आप एक ही जगह पूरा पैसा नहीं डाल सकते हो, मतलब आप चाह रहे हो कि भाई मैं मतलब एआई है, एआई आ रहा है, तो एआई में सारा पैसा मैं लोन दूँ, उसके अलावा कहीं नहीं दूँ, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आपको डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ में पैसा को लोन के रूप में देना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही सेक्टर में पूरा लोन दोगे, क्लियर। तो मतलब कि इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना होगा तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेशनिंग ऑफ क्रेडिट के इंट्रोड्यूस कर देती है, कि रेशनिंग लगा देती है। क्यों, ताकि पैसा कंट्रोल हो जाए, ताकि पैसा जो बह रहा था पानी के जैसा वो ना बहे। तो इसका मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। डिफ्लेशन मतलब मार्केट में पैसे की कमी है, पैसा का सप्लाई बढ़ाना है, तो विड्रॉ कर लेगी। विड्रॉ क्या कर लेगी, आरओसी, मतलब क्या, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, कि जो क्रेडिट रेशनिंग किया गया था कि इतना आपको यहाँ देना, अब उसको हटा लिया, अब आरबीआई ने क्या करा, उसको वापस ले लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट हो गया वहाँ पर। अब यहाँ पर आता है मोरल सुसेशन, जो हमारा लास्ट है, कि मोरल सुसेशन का मतलब क्या, एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक टू फॉलो द डायरेक्टिव्स ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्या बोलती है कि भाई जो मेरा रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आप लोग जनता को बताइए और सही तरीके से आप लोग भी फॉलो कीजिए। नहीं तो आप दिन प्रतिदिन देखते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में, या आप पढ़ते होंगे कि भाई एचडीएफसी को, एसबीआई को, या इसको, इस वाले बैंक को इतना फाइन लग गया। तो इसका मतलब क्या है कि उसने फॉलो नहीं करा मोरल सुसेशन को, जनता को सही खबर पहुंचाना, वो सब सारा। तो अगर मान लो कि इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इसका मतलब क्या, जहाँ जब इन्फ्लेशन रहेगा तो लोन बांटने से मना करता है आरबीआई। बोलता है कि भाई जब इन्फ्लेशन है तो अथवा मोरल सुसेशन का फॉलो कीजिए और आप लोग क्या कीजिए, लोन नहीं दीजिए, है कि नहीं। अब जब बोला जाता है कि जब मार्केट में डिफ्लेशन है, मार्केट में डिफ्लेशन मतलब पैसे की कमी है, तो आप लोन को लिबरल कीजिए, थोड़ा सा छूट दीजिए, परसेंटेज आप लोग एक तरीके से लिबरल कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ले सकें। तो वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, वो डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपका जो क्वालिटेटिव है वो पूरा कंप्लीट होगा, आप लोग देख भी सकते हैं, और आप लोग इसी तरीके से नोट्स भी बनाते जाइए ताकि आप लोगों का और अच्छे तरीके से क्लियर हो। इसका जो नोट्स है वो हम टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा। तो आज आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो हम लोग कल है 3 नवंबर, वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारा कल का जो टॉपिक है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया है हमारा 3 नवंबर को। तो कल जुड़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आज ये वीडियो आप लोगों का आएगा और आप लोग इसका मज़ा लीजिए, और इसमें जो भी दिक्कत आएगा, जो भी परेशानी होगा वो आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं कल।